बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी। ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा एक ड्राई सा सब्जेक्ट है और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, तो इसलिए हम ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए ना इस वीडियो के जो यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर मैं इसकी टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग स्किप करके सिर्फ वही पार्ट्स देख लें जो आप लोगों को नहीं आते। अगर आपको पूरी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सिर्फ वही पार्ट्स देख लीजिएगा जो टॉपिक्स आपको समझने हैं। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2/2 का टेबल, या जिसे हम कंटिजेंसी टेबल भी कहते हैं। अब ये टेबल जो है ये बायोस्टैट्स में भी आता है, ये वाला टेबल एपिडेमियोलॉजी में भी बार बार आता है, और इस टेबल में से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, और हर दफ़ा यूक्यू इस टेबल में से आता है किसी ना किसी तरह से। अब इस टेबल की बेसिस अगर हम जान लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें इंसिडेंस रेट का भी पता चल जाएगा, हमें रिलेटिव रिस्क भी निकालना आ जाएगा, हमें एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी निकालना आ जाएगा, हमें इंसिडेंस भी निकालनी आ जाएगी, और ठीक है हमें एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन भी निकालनी आ जाएगी, और दूसरा ऑड्स भी निकालने आ जाएंगे हमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन इनके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम जाते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल की तरफ। अब ये टेबल होता क्या है, देखें। इस टेबल को एक्सप्लेन करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसमें ना 4 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक, जब भी किसी एक जगह पे डिजीज़ आती है तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के पेशेंट्स जो है हमारे पास वहाँ पे आते हैं। ठीक है, एक तरह के पेशेंट्स वो होते हैं, लेट्स से एक जगह पे डिजीज़ आई है, हमने टेस्टिंग स्टार्ट की है, तो एक वो पेशेंट्स होंगे जिनको बीमारी होगी। ठीक है, वो होंगे ट्रू पेशेंट्स। उनके अंदर हमने टेस्ट किया, उनके अंदर बीमारी भी होगी और टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। एक उस तरह के पेशेंट होते हैं कि जिनके अंदर बीमारी नहीं होती लेकिन फॉल्स पॉजिटिव आता है। उनके अंदर ना बीमारी नहीं होती लेकिन टेस्ट में लगता है कि इनको जो है वो बीमारी है। तीसरे वो पेशेंट होते हैं जो कैरियर पेशेंट्स होते हैं, और कैरियर पेशेंट्स इस तरह के होते हैं, ठीक है, वो ट्रिगर करते हैं ट्रू फॉल्स नेगेटिव, यानी कि उनको बीमारी तो होती है लेकिन उन पर सिम्टम्स नहीं होते उनको शो, तो वो फॉल्स नेगेटिव को ट्रिगर करवाते हैं। और एक फोर्थ होता है, वो होते हैं ट्रू नेगेटिव, यानी कि ना उनको कभी डिजीज़ ने एक्सपोज किया और ना वो टेस्ट में आते हैं। तो ये 4 हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। अब यही चीज़ हमने टेबल में भी लिखनी है। टेबल में यूजुअली कि एक्सपोजर हमारे पास यहाँ पे होता है कि इनको बीमारी है या नहीं है, वो हमारे पास ऊपर वाले सेक्शंस में होगा। जो यहाँ पे हमारे पास उसके वेरिएबल्स होते हैं कि या तो बीमारी है या नहीं है, मतलब कि लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास आएंगे वेरिएबल्स कि इधर कि मतलब टेस्ट पॉजिटिव आया या टेस्ट नेगेटिव आया, और ऊपर हमारे पास बीमारी आती है कि बीमारी है या नहीं है। अब जो ट्रू पॉजिटिव होते हैं उनको हम ए से डिनोट करते हैं, फॉल्स पॉजिटिव को बी से डिनोट करते हैं, फॉल्स नेगेटिव को सी से करते हैं, और ट्रू नेगेटिव को डी को करते हैं, एम से डी को करते हैं। अब यानी कि ए बी सी डी चारों सेक्शंस में आ गया। ठीक है, अब ये ए और ये सी है, तो इनका जो टोटल होगा ना वो ए प्लस सी बनेगा। और इसी तरह यहाँ पे बी और डी जो जिनको नहीं डिजीज़ ना डिजीज़ होने वाले सेक्शन में 2 आते हैं ना बेसिकली, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, एक होते हैं फॉल्स पॉजिटिव और एक होते हैं ट्रू नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव हैं बेसिकली, इनमें यानी कि नेगेटिविटी ही होती है, तो इसलिए ये बी प्लस डी इनका सम होता है टोटल लोगों का। अब ये चीज़ हमें ये टेबल समझ आ गया। अब टेबल में समझने का तरीका ही ये है कि आपने 4 वो कैटेगरीज बना लेनी है कि पेशेंट को या तो बीमारी होगी या उसको बीमारी नहीं होगी लेकिन हमें टेस्ट में लगेगा कि इसको बीमारी है। तीसरा वो पेशेंट होगा जिसको बीमारी होगी लेकिन वो टेस्ट उसका नेगेटिव आएगा, वो शो नहीं करवाएगा कि उसको बीमारी है। और चौथा वो होगा कि जिसको ना बीमारी होगी ना वो टेस्ट में आएगा। ये हमारा टेबल की सारी साइंस ये है। लेकिन अब इसके ये सिर्फ टेबल इज़ नॉट द कम्प्लेक्स पार्ट इसके आगे फार्मूलाज हैं जो इसके अंदर लगते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है इंसिडेंस रेट। अब इंसिडेंस रेट ये होता है, रेट बेसिकली ये होता है कि एक गिवन टाइम के अंदर आपकी कोई भी एक डिजीज़ की इंसिडेंस हुई है। ठीक है, अब उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है रिलेटिव रिस्क। अब रिलेटिव रिस्क ये होता है, रिलेटिव रिस्क भी उसे कहते हैं और इसे रिस्क रेशो भी कहते हैं। ये होता है कि कितने % लोगों को रिस्क डिजीज़ होने का ख़तरा है, यानी कि कितने लोगों के अंदर चांस है कि उनके अंदर डिजीज़ अकर हो जाएंगी। इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू ए प्लस सी ओवर सी इंटू सी प्लस डी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो मैं यह टेबल से बताता हूँ। ये देखें, ए ट्रू पॉजिटिव पेशेंट्स हैं
ओवर ए प्लस सी होता है जो टोटल, ठीक है। यानी कि जितने लोगों, यानी हमने बेसिकली ये निकालना ना, सॉरी, हमने बेसिकली ये निकालना है कि हमारे न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास वो सारे ही वो पेशेंट्स आ जाएंगे, यानी कि फार्मूला वो लग जाएगा जो हमारे एक्चुअल पेशेंट्स जो पॉजिटिव होगा किसी ना किसी तरह, इनमें पॉजिटिव होंगे, ट्रू पॉजिटिव भी होंगे और इनके अंदर फॉल्स नेगेटिव भी होंगे। यानी कि जिन पेशेंट को बीमारी है वो भी, और जिन पेशेंट्स को बीमारी नहीं है, सॉरी बीमारी है लेकिन वो टेस्ट में शो नहीं करवा रहे, वो भी वो शो होंगे इस न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में सी और डी थे। सी वो थे जिनको बीमारी तो नहीं थी लेकिन वो थे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे उनके, और डी वो थे कि जिनको बीमारी सिरे से ही नहीं थी, यानी कि ट्रू नेगेटिव। तो हमारे न्यूमरेटर के अंदर ए इंटू ए प्लस सी आ जाएगा। रिलेटिव रिस्क यही है कि कितने लोगों को बीमारी है और कितने लोगों को बीमारी नहीं है और उनको होने का डर है, ये रिलेशन है। तो ये रिलेटिव रिस्क है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। रिलेटिव का मतलब होता है ना रिश्तेदार, यानी कि रिलेशन, तो ताल्लुक़, या रिस्क रेशो, कितने लोग रिस्क पे हैं। तो इसमें यही होगा कि कितने लोग जो बीमार हैं, बीमार ओवर हेल्दी, ये इसकी लॉजिक बनती है। ये आ गया रिलेटिव रिस्क आपका। अब उसके बाद आता है एक एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क में आगे या इसे रिस्क डिफरेंस भी कहते हैं। अब रिस्क डिफरेंस हमने मैथ्स में ही पढ़ा था छोटे होते। वैसे मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमने डिफरेंस पढ़ा था। इसका मतलब होता है कि माइनस करना किसी चीज़ को, ठीक है। सब एक होता है हम उसका निकालते हैं प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस होता है कि हम उसमें से माइनस कर देते होते हैं। तो इसी तरह अब एट्रीब्यूटेबल रिस्क ये होता है कि इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड, यानी कि जितने फॉर एग्जांपल लेट से बीमारी हुई है, बीमारी फैली है, जैसे कोविड के पेशेंट्स हैं, हमारे पास 10 पेशेंट थे जो कोविड के एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, और 5 पेशेंट्स हैं जो एक्सपोज ही नहीं हुए। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क कितना है? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 पेशेंट्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग डिजीज्ड, यानी कि इंसिडेंट इतने लोगों एक्सपोज हो गए तो उनमें इंसिडेंस 10 लोगों में हो गया, और जो एक्सपोज हुए नहीं थे, अगर टोटल पॉपुलेशन 15 हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें 5 लोग एक्सपोज ही नहीं हुए, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क आ गया 5 का। एक होता है एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन। अब एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन ये होता है कि ऊपर आएगा न्यूमरेटर में एट्रीब्यूटेबल रेट, इंसिडेंस रेट, यानी कि जो ये होता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क या AR या इंसिडेंस, ये ऊपर आ जाएगी, और इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे फॉर इंसिडेंस इज एक्सपोज एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोज तो 10 लोग हो गए लेकिन उनमें से बीमारी जो है ना वो सिर्फ आई है 5 में। ये भी एक चीज़ होती है, सब में बीमारी नहीं आई एक्सपोजर में, क्योंकि बाकी लेट से 5 की इम्यूनिटी वीक थी, इनमें आ गई है, बाकी 5 की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए वो बच गए हैं। तो इसलिए अगर ऊपर वाला ही फार्मूला हम यूज़ करें तो 5 ऊपर का आंसर बनता था, और नीचे वाले का इंसिडेंस एक्सपोज मैंने ऑलरेडी बताया कि 10 लोग थे, उनमें से सारे एक्सपोज हुए, जो इनमें से 5 की बीमारी होती है, ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100% इसका आंसर बन जाता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, तो बेसिकली दैट इज़ 100%, यानी कि एट्रीब्यूटेबल फ्रैक्शन। अब तीसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट ऑड्स। ये ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये प्रॉफ में यूजुअली कम ही आती हैं, कभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन ऑड्स बहुत दफ़ा आते हैं, या ऑड्स आते हैं या रिलेटिव रेशो आती है, ये 2 चीज़ें तो बहुत दफ़ा आती हैं। अब ऑड्स ये होता है कि कितने % लोगों को चांस है बीमारी होने का, यानी कि ऑड्स ये होते हैं ना, व्हाट आर योर ऑड्स टू गेट डिस्टिंक्शन इन प्रॉफ, ये कितने % चांस है तुम्हारी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, दैट इज़ द थिंग। और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस तरह बनती है, ये भी बहुत आसान चीज़ है, आपने इस तरह करना है कि इसका फॉर्मूला AD/BC, यानी कि आपने ये देखें, ट्रू पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर देना ट्रू नेगेटिव से, और फॉल्स पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर देना फॉल्स पॉजिटिव से। ट्रू पॉजिटिव मल्टीप्लाई, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और B और C मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, इस तरह हो जाएगा प्रोसेस। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब लेट्स से हमारे पास, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास 5 पेशेंट्स थे जो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव थे,
5 पेशेंट्स थे हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव थे, 3 पेशेंट्स थे हमारे पास जो फॉल्स नेगेटिव थे, और हमारे पास 4 पेशेंट्स थे जो होंगे ट्रू नेगेटिव। तो ये ऊपर आ गया 25 ओवर 12, तो ये बन जाएगा 2.5 अप्रॉक्सीमेटली 2.1 समथिंग, 2 ही समझ लें, ठीक है 2.1 या 2 समझ लें। ये इसकी हमारी निकलेंगे, ऑड्स निकल आएंगे, दैट इज़ द ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है जो होती है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में लाजमी आएंगी और प्रॉबेबली SCQs में भी आ जाती होती हैं। सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को आसानी से हम जो है ना एक्सप्लेन इस तरह कर देते हैं। सेंसिटिव का मतलब होता है ना जो हसास होता है, यानी कि जब किसी बंदे को सर्दियाँ आती हैं शुरू होती हैं, उसको साथ ही नज़ला हो जाता है, तो हम ये कहते हैं ये बंदा बड़ा सेंसिटिव है, इसको थोड़ा सी सर्दी लग जाए तो ये ना बीमार हो जाता है। तो सेंसिटिविटी के अंदर भी यही होता है कि सेंसिटिविटी का मतलब है बीमारी की रेशो, तो वो बनेगी हमारे पास ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये है कि हमारे यानी कि बेसिक फॉल्स नेगेटिव भी मैं दोबारा बता दूं, फॉल्स नेगेटिव भी हमारे पास बीमार बंदे होते हैं, बस उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, वरना कैरियर वो डिजीज़ का वो भी वही होता है। जैसे कोविड था हमारे पास आया, तो उसके अंदर एक तो वो थे ट्रू पॉजिटिव, तो वो लोग थे ना जिनके ऊपर कोविड का असर हो गया था, वो बीमार हो गए थे, उनको सिम्टम्स शो हो गए थे। अब फॉल्स नेगेटिव वो थे कि जिनका वो जब टेस्ट करवाते थे कोविड का, तो वो तो टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाता था उनका, लेकिन उनको सिम्टम्स शो नहीं होते थे। तो ये पेशेंट्स ना फॉल्स नेगेटिव पेशेंट्स थे, ठीक है। अब बीमारी दोनों में ही थी, एक में शो हो गई थी, एक में नहीं हुई थी। तो सेंसिटिविटी के अंदर बीमार पेशेंट तो हमने पकड़ लेने हैं, सेंसिटिविटी में लाजमी बीमार पेशेंट तो आएगा ही, ये आपने याद रखनी है बात। सेंसिटिविटी के अंदर वो जो डिजीज़ पेशेंट होगा ये आएगा। तो A/A+C, अब ये देखें A/A+C, और उसके बाद स्पेसिफिटी होती है यानी कि स्पेसिफिक होता है कोई चीज़ एक, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ होगी, उसका फॉर्मूला D/B+D, यानी कि D था हमारे पास ट्रू नेगेटिव ओवर फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब इन दोनों का डिफरेंस याद कैसे रखना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखें, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जिन लोगों को बीमारियाँ होती हैं, वो हमेशा ना ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, उनका डाउनफॉल हो जाता है। जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, वो हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए कहते हैं सेंसिटिविटी इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती। तो इसलिए आपने इस फॉर्मूले के अंदर भी ऊपर से नीचे आना है। ऊपर से नीचे का मतलब ये है कि A ऊपर है ना, तो A ऊपर, और नीचे क्या था A+C, तो ये आपने लिख देना A+C। अब जो स्पेसिफिक लोग होते हैं वो यानी कि जिनका टारगेट सेट होता है, स्पेसिफिक टारगेट होता है उनका एक, वो स्पेसिफिक लोग होते हैं, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं। अब नीचे हमारे पास क्या था D, यह समझिए आपने D और ऊपर जा रहा है, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया D/B+D, ये वाला, ये हम इससे स्पेसिफिसिटी निकाल लेंगे। उसके बाद कुछ हाई यील्ड टर्म्स हैं, ये याद रख लें आप, इनका डिफरेंस वैसे तो बुक से पढ़ लें, लेकिन इनको याद रखने का तरीका है। सबसे पहले डिफरेंस आ जाता है एपिडेमिक और पेंडेमिक का। एपिडेमिक ये होती है कि किसी एक मोहल्ले में, किसी एक घर में, किसी एक शहर के अंदर ना बीमारी आ गई है, बड़े स्मॉल से एरिया पे होती है एपिडेमिक। और पेंडेमिक ये होती है कि छोटी सी बीमारी होती है, लेकिन वो फैलती फैलती ना उसकी ग्लोबल आउटरीच होती है, अक्रॉस द बॉर्डर्स चली जाती है।
अब इनको डिफरेंस याद रखने का तरीका ये, बाकी सारी चीज़ें आप बुक से पढ़ लें, लेकिन मेन जो की पॉइंट है याद रखने का कि एपिडेमिक और पेंडेमिक में कौन सी चीज़ क्या थी, ये याद रखना है कि देखें पेंडेमिक के अंदर पांडा का वर्ड यूज़ हुआ है। पांडा वही मोटा सा भालू होता है जो ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है, वो बड़ा होता है साइज़ में, यानी कि तो इसका मतलब बड़े से याद रखना है कि बिग स्केल की तबाही होती है, ग्लोबल आउटरीच होती है उसकी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है इंसिडेंस और प्रेवलेंस की। अब इनको याद रखने का तरीका ये है कि इंसिडेंस के अंदर हमेशा नए केस होते हैं। अब इंसिडेंस ये होता है, कहते हैं इंसिडेंट हो गया एक वहाँ पे, यानी कि इंसिडेंट यूजुअली हम यूज़ करते हैं, वाक़या हो गया कोई, तो न्यू केसेस हमेशा इंसिडेंस के अंदर होंगे, और न्यू प्लस ओल्ड केसेस जो होंगे ना वो प्रीवेलेंस के अंदर होंगे। इसको याद रखने के लिए कि हम आप अक्सर कहते होते हैं इंशाल्लाह इस्लाम विल प्रिवेल या जस्टिस विल प्रिवेल, ये यूजुअली एक वर्ड यूज़ होता है। प्रिवेल का मतलब होता है कि पहले भी था और बाद में भी रहेगा, तो पहले भी था ओल्ड और बाद में भी रहेगा न्यू केसेस, दोनों होते हैं इसके अंदर। अब ये इनका पॉइंट है याद रखने वाला। उसके बाद ये है कि ना इंसिडेंट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्राइमरी अटैक होता है काउंट करने वाला और एक सेकेंडरी अटैक होता है। प्राइमरी अटैक के अंदर आपने ये याद करना है कि पहला अटैक जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ गिवन टाइम ओवर पॉपुलेशन एट रिस्क। लेट्स से जैसे हम कोविड की एग्जांपल लेते हैं, 50 लोग हमारे पास आ गए DHU के अंदर इफेक्ट होके, इससे पहले नहीं थे, और इलाके की पॉपुलेशन लेट्स से कह लें गाँव की पॉपुलेशन थी 1500 लोग, तो 50 ओवर 1500 आपके जनाब ये कोई बन जाता है 1/15 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दैट इज़ 6 पॉइंट समथिंग बनता है ये, ठीक है। ये परसेंट उस आपकी निकल आएगी प्राइमरी अटैक की। उसके बाद सेकेंडरी अटैक होता है कि जब आपके पास पहले अटैक के बाद नया अटैक होता है, दूसरा अटैक होता है, जब आपके पास नेक्स्ट फेज़ के अंदर नेक्स्ट वेव आती है, जैसे कोविड की सेकंड वेव आई थी, उसमें ये होता है कि नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़, यानी कि वो पर्सन जो डिजीज़ को एक्सपोज भी हो गए थे और उनमें डिजीज़ डेवलप हो रही है ओवर टोटल पॉपुलेशन एक्सपोज्ड। यानी कि जब सेकंड फेज़ आई थी कोविड की, तब हम कहते थे कि अब सब बंदे ही एक्सपोज हो गए, कोई एक बंदा भी नहीं बचा, लेकिन किसी में डेवलप होता था किसी में नहीं होता था। तब हम ये करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि लेट से 1500 ही आवाम जो थी गांव की सारी एक्सपोज हो गई होगी, लेकिन नए पर्सन कितने आ रहे हैं? अब नए पर्सन उन 50 के अलावा आ रहे हैं 300, तो इसका मतलब है कि ये लोग वो होंगे जो सेकेंडरी रेट को अटैक को शो करेंगे। इसी तरह यहाँ पे अब आता है पॉइंट प्रेवलेंस की दो किस्में थी, एक मैंने बताया था कि न्यू होती है और ओल्ड होती है। अब इसमें दो किस्में हैं, पॉइंट प्रेवलेंस और एक होती है पीरियड प्रेवलेंस। पॉइंट प्रेवलेंस ये होती है कि टोटल पॉपुलेशन की गिवन टाइम के अंदर ओल्ड और न्यू केसेस को मल्टीप्लाई कर लें आप 100 से, कि नए केस 5 हैं, पुराने केस 10 हैं, टोटल पॉपुलेशन 100 की है, आपने इसको मल्टीप्लाई भी 100 से कर दिया। पीरियड प्रेवलेंस ये होती है कि नो ओल्ड नए केसेस, ओल्ड केस 10 हैं, नए केस 10 हैं, और मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें मिड ईयर पॉपुलेशन का ये होता है कि साल के कुछ लोग एवरेज निकलती है, साल के कुछ लोग में लेट से आप नए आए हैं, कुछ इमिग्रेट कर गए हैं, कुछ एमिग्रेट कर गए हैं, तो आपके पास एक एवरेज पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन निकलती है। मिड ईयर पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली ये गेस होता है सिर्फ। मिड ईयर पॉपुलेशन लेट से 1000 थी और इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से, तो ये आपका एक पीरियड प्रेवलेंस निकल आएगी। यूजुअली जब आपको MCQ या कोई चीज़ आती है तो उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें दी होती हैं, उन्होंने आपको दिया होता है ओल्ड केस भी दिए होते हैं, नए केस भी दिए होते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन भी दी होती है, सिर्फ आपने इनको इनकी जगह पे प्लेस करना है। अब आपने फार्मूलाज किस तरह याद रखने हैं, कुछ फार्मूलाज जिनकी जैसे वो ये था 2/2 के टेबल के अंदर, उसमें फार्मूलाज एक्सप्लेन हो रहे थे, उनकी लॉजिक बन रही थी, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि वो किस लॉजिक के तहत आ रहे हैं। कुछ फार्मूलाज हैं जिनकी लॉजिक नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सिर्फ आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे। अच्छा जी, ये अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है चैप्टर की, इसमें से भी MCQs आते हैं और SCQs बन सकते हैं। होता ये है कि वो डिफरेंस पूछ लेता है कि केस कंट्रोल का और कोहॉर्ट स्टडी का, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, या वो आपको MCQ दे लेगा या आपसे वाइवा वगैरह में पूछ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने सोचा ये मैंने याद की थी, तो चलें आपको भी याद करवा देता हूँ। इसको हम समझने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है एबडक्शन ऑफ असमोसा। एक केस कंट्रोल की कहानी है ये है आपका एक एवरेज रूममेट, ठीक है, मेरा भी ऐसा ही है।
ये है आपका एक महंगा सा समोसा, बड़ा फैंसी समोसा आप लोग लेके आए। अब हुआ ये कि आप अपना समोसा लेके आए, आपने ला के अपने रूम में रखा और उसके बाद रूम लॉक करके चले गए कि मैं ना वार्ड अटेंड कर रहा हूँ। जब आप वापस आते हैं तो आपके रूम को ताला लगा हुआ था, लेकिन आपका समोसा गायब था। अब रूम की चाबी आप दो लोगों के पास है, आपके पास है और आपके रूममेट के पास है। अब आपको पता है कि समोसा आपने नहीं खाया, ठीक है, लेकिन ज़्यादा शक आपको जब क्या है कि रूम का लॉक था, समोसे गायब हैं, चाबी आपने नहीं खोली, आप बंद करके गए थे। इसका मतलब आपका सारा शक आपके एवरेज रूममेट के ऊपर जाएगा। ये जो इसका पेट निकल रहा है ना, ये इसका समोसा खाने की वजह से निकल रहा है। अब होगा ये कि आपको पता चल गया कि समोसा गायब है मेरा। हम यहाँ पे देखें, डिफरेंशियल्स लिखते हैं। नंबर 1, समोसा गायब, समोसा गायब होना, दिस इज़ कॉल्ड इफ़ेक्ट, ठीक है, यानी कि ये आउटकम थी हमारी कि हमारा समोसा गायब हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि रूममेट के पास सिर्फ चाबी थी, यानी कि सिर्फ रूममेट ही आया। ये है हमारा कॉज या मतलब इन्फ्लुएंस हमारा, ये जिसकी वजह से ये बंदा आया है। अब हमारे पास दो डिफरेंशियल मिल गए कि समोसा गायब था, रूममेट के पास सिर्फ चाबी थी। इसका मतलब ये है कि मैंने नहीं खाया, तो इसका मतलब मेरा रूममेट मेरा समोसा खा गया। अब आप डायरेक्ट इसके ऊपर जाके इसको एक्सक्यूज़ करते हैं कि भाई तुमने मेरा समोसा खाया। समोसा ऐसे ही लिखते हैं शायद, खाया। आपने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अब आपने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो इल्ज़ाम लगाना इतना आपको कुछ महंगा भी नहीं पड़ा, क्योंकि आपका अपना रूममेट है। लेट्स से इसने नहीं भी खाया, इसने आपको गलत साबित कर दिया, मैंने नहीं खाया, कोई और चाबी मुझसे ले गया था, तब भी आपका कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि ये तो आपका अपना रूममेट है, आप इसका जो मर्ज़ी करें, ठीक है। तो ये सूरत हाल है सारी। अब यही चीज़ हम ये जो चीज़ है ना, अब ये सारा ये है आपके जो भी हुआ, आपने अपने इस रूममेट को कहा कि तुमने मेरा समोसा खाया ना, तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊँगा, वार्डन को शिकायत लगाऊँगा, वार्डन को बताऊँगा, तो यानी कि कोर्ट में ले जाऊँगा, केस कर दूँगा तुम पे। इन अदर वर्ड्स ये कहेंगे, मैं तुम पे केस कर दूँगा। तो जब आप केस करेंगे ना अपने रूममेट के ऊपर, तो ये कहानी है सारी केस कंट्रोल की। केस कंट्रोल में ये होता है कि इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं। इफ़ेक्ट हमारा क्या था? समोसा गायब होना। आपने देखा कि आपका समोसा गायब हो गया, तो आपने अपने कॉज यानी कि रूममेट की तरफ गए। पहले समोसा गायब हुआ, फिर आपने शक बनाया कि रूममेट ने हरकत की है। दूसरे वर्ड्स में ये कहते हैं कि आउटकम ये थी कि समोसा गायब हो गया, और रीज़न क्या थी? रूममेट साहब हमारे रीज़न थी। अब इसमें दूसरा ये होता है कि ये बोथ चीज़ें जो है ना ऑलरेडी टेकन प्लेस हो चुकी रहते हैं, इसके आउटकम भी और रीज़न भी, यानी कि समोसा भी हमारा गायब हुआ और रूममेट ने हरकत भी की। दोनों चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, कंफर्म बात है। यही चीज़ बीमारी में होती है। बीमारी में ये होता है कि जब केस कंट्रोल के अंदर हम तब करते हैं कि जैसे हमारे पास एक इलाके में वो जो है ना, लेट्स से डिसेंट्री भी फैल गई है, और हमें उसका आउटकम भी आउटकम फैल गई कि डिसेंट्री फैल गई, और रीज़न पता चल गया क्या, वहाँ पे गंदगी बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, और यील्ड्स ओनली वन एस्टीमेट, एक ही एस्टीमेट निकलता है। आपके पास एक ही एस्टीमेट निकला था। एस्टीमेट क्या था आपका कि समोसा मेरा गायब हुआ है, चाबी सिर्फ रूममेट के पास है, तो इसका मतलब है कि यही चोर है, इसने मेरा समोसा खाया, इसलिए एक एस्टीमेट निकला। सिर्फ इसके अलावा आपको इसको एक्सप्लेनेशन ही नहीं बनती, और इनएक्सपेंसिव है। रूममेट है, रूममेट अल्लाह मियाँ की गाय होता है, तो इसलिए जो है ना ये तो सस्ता ही पड़ता है आपको, जो मर्ज़ी कर लो इसके साथ। अब कोहोर्ट जो है ना इसके बिल्कुल अपोजिट है। कोहोर्ट में ये होता है कि कॉज पहले होता है और कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं आप, यानी कि रूममेट था, आप इसकी प्रेजेंस में समोसा छोड़ के नहीं जा रहे, क्योंकि आपको पता है कि इसने इफ़ेक्ट कर देना है, इसने समोसा खा जाना है, इसलिए आप उसको संभाल के जाते हैं। आप पहले ही जो है ना अपनी हिफाजती इक़दाम कर लेते हैं, आप समोसे को अलमारी में रख के अलमारी लॉक करके जाते हैं। दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि जो वजह है ना, रीज़न, वो उससे आउटकम की तरफ जाते हैं। तो आप आउटकम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं कोहोर्ट स्टडी की वजह से। आप अपना समोसा पहले ही बचा लें, ठीक है। सेव समोसा, इसमें केस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कोहोर्ट इसका ऑपोजिट है ना, आपने सेव समोसा कर लिया अपना, आपकी कोहोर्ट, आपकी वो ये बच गया आगे।
इफ़ेक्ट इज़ येट टू हैपन। ये देखिए अभी इसमें हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको आसार नज़र आ रहे हैं कि ये मेरा समोसा खा जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं। इसी तरह आपको आसार नज़र आ रहे होते हैं कि इलाके में गंदगी बहुत है, कोई ना कोई वबा फैल सकती है, डिसेंट्री हो सकती है कोई, ठीक है, कोई जो है ना डेंगू वगैरह हो सकता है इलाके में, वो सारा आपको नज़र आ रहा होता है। आप सफाइयाँ वगैरह पहले करवा सकते हैं। और यील्ड्स मल्टीपल एस्टिमेट्स, आप मल्टीपल हिसाब लगा सकते हो कि मेरे जो है ना बीमारी भी इलाके में फैल सकती है, इलाके में जो है ना लोग भी बीमार हो सकते हैं, डेथ्स भी हो सकती हैं, उसके अलावा बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, बूढ़े भी बीमार हो सकते हैं, मल्टीपल। और ये एक्सपेंसिव होता है। ज़ाहिर है जब कुछ काम हुआ ही नहीं है तो आप अगर अपने कोई कसूर करने से पहले ही रूममेट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दोगे ना, वो आपको हमेशा महंगा पड़ता है। ये है कोहोर्ट स्टडी। याद रखना है केस कंट्रोल इस तरह कि जब आप अपने रूममेट ने आपके समोसा खा लिया तो आपने से कहा मैं तुम पे केस कर दूंगा, मैं तुम पर केस करूँगा, तो दैट इज़ केस कंट्रोल, जिसके अंदर उसने समोसा खाया और आपका शक उस पर गया। ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये कोहोर्ट स्टडी होती है। अब इसके आगे ये हमने कहानी पढ़ ली थी, और उसके बाद इसके आगे ना दो फार्मूलाज होते हैं। एक्सपोजर रेट्स निकालने का एमसीक्यू आ जाता होता है छोटी सी वैल्यू दे के, या फिर एससीक्यू भी आ जाता है छोटे से पार्ट का। उसका आंसर ये है कि हमने 2x2 का टेबल ऑलरेडी पढ़ा था, तो ये हम पहले एक्सप्लेन करके आए वीडियो के पिछले पार्ट में। उसमें ये है एक्सपोजर रेट में केसेस वो होते हैं कि जो हो चुके हैं ना, जो लोग मरीज़ बीमार हो गए हैं वही केस हो गए, ठीक है। बीमार जो लोग होंगे दैट इज़ केस। तो बीमार वाली हमने कैटेगरी पे ए और A+C। ए में वो लोग थे जो ट्रू पॉजिटिव थे, और सी में वो लोग थे जो फॉल्स नेगेटिव थे, यानी कि वो कैरियर थे डिजीज़ के या उनको सिम्टम्स शो नहीं हुए थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे शो होगी। आप लिखेंगे यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास है ना, जैसे हमने ये वैल्यू लिखी है A+C 20 है, तो यहाँ पे आप 5/20, ठीक है, 1/4 ये आपका आंसर आएगा, या 0.25 आंसर बन जाएगा आपका। इसी तरह आपका कंट्रोल्स। अब कंट्रोल हमारे जब भी हम एक स्टडी करते हैं उसमें एक केस होते हैं, कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल वो होते हैं जिनको हम प्लेसिबो देते होते हैं यूजुअली, या फिर वो लोग होते हैं जिनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाते नहीं है किसी भी जो है ना इन्फेक्शन को, तो ये वो लोग होते हैं हमारे पास। तो ये वो यानी कि इन अदर वर्ड्स वो होते हैं जो नॉट बीमार, ठीक है, जो बीमार नहीं होंगे। तो हमारे पास बी में कौन से थे? बी में हमारे पास थे या तो फॉल्स पॉजिटिव थे, यानी कि जो एक्चुअल बीमार नहीं थे बट टेस्ट रिजल्ट्स में आ रहे थे कि बीमार हैं, या फिर वो लोग थे जो कि ट्रू नेगेटिव थे, जिनको बीमारी उका ही नहीं हुई थी, सिरे से कभी नहीं हुई थी। यहाँ पे वो लिखेंगे 10 है, ये वाली बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है हमारे पास, तो 10। और यहाँ पे टोटल हमारे पास B+D है, तो B+D इज़ सॉरी इसकी वैल्यू 15, तो दैट विल बी 2/3, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ये चीज़ें हमारी दो चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।